हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है एंजाइम के गुणधर्म, एंजाइम की क्रियाविधि। ठीक है, और एक अलग से नया उत्प्रेरक है जिसका नाम हम कहते हैं आकारिकी या वर्णात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, तो देखो हम पहले लेते हैं कि एंजाइम क्या है। आपको जैसे लास्ट क्लास के अंदर बताया था, तो एंजाइम एक सीधा सा वर्ड आता है जैव रासायनिक उत्प्रेरक, यानी एंजाइम की सूक्ष्मतम मात्रा जो होती है वह अभिक्रिया की दर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है ना, तो उसी के आधार पर हम कुछ मुख्य पॉइंट एंजाइम के गुणधर्म के अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वह है सर्वाधिक प्रभावी। पहला पॉइंट आता है सर्वाधिक प्रभावी। सर्वाधिक प्रभावी पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रभावी का मतलब ये है कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, कोई भी विशेष तौर पे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है इनमें अगर एंजाइम हो, क्या हो, इनमें एंजाइम उपस्थित हो, तो ये एंजाइम एक सामान्य जैव रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वह 10 की घात 6 गुना बढ़ा देता है। कितने? 10 की घात 6 गुना बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? ये एंजाइम का काम होता है। किसका वेग है? अभिक्रिया का वेग हम कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहते हैं कि सर्वाधिक प्रभावी का मतलब जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें एंजाइम अगर मिल जाए तो वह एंजाइम क्या करेगा, अभिक्रिया जिस दर से चल रही है उसकी दर को 10 की घात 6 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है वह है सूक्ष्मतम मात्रा। क्या नाम दिया है? सूक्ष्मतम मात्रा। सूक्ष्मतम मात्रा का मतलब ये है कि अगर कोई क्रिया है, रासायनिक क्रियाएं हैं, ठीक है, एक रासायनिक क्रिया के अंदर जैव रासायनिक क्रिया भी बोल सकते हो या रासायनिक क्रिया भी बोल सकते हो, तो इस क्रिया के अंदर अगर एंजाइम की मात्रा, एंजाइम की बिल्कुल सूक्ष्मतम मात्रा मिला दी जाए, सूक्ष्मतम मात्रा, है ना, तो ये क्या करता है, उसकी सूक्ष्मतम मात्रा से ही अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया का जो वेग है वह 10 की घात 3 से 10 की घात 6 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया की दर 10 की घात 3 से 10 की घात 6 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हो, जैसे अपन ने सक्रिय ऊर्जा का उदाहरण लिया था, तो सक्रिय ऊर्जा में भी यही बताया था कि जब एक सामान्य अभिक्रिया होती है तब तो ये इस तरह से रहती है, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होती है ना, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। और जैसे ही हमने उसमें उत्प्रेरक मिलाया तो उत्प्रेरक मिलाते अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होगी, मतलब इतना अंतर आ जाता है बिना, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और ये उत्प्रेरक की क्या होता है, उपस्थिति में होती है। यानी सक्रिय ऊर्जा का मान कम कम सक्रिय ऊर्जा में अभिक्रिया की दर एकदम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है। तो एंजाइम के अंदर गुणधर्म के बारे में पहला तो आप ये लोगे 10 की घात 6 गुना बढ़ा देता है। दूसरा हम इसकी सूक्ष्मतम मात्रा लेते हैं और सूक्ष्मतम मात्रा भी इसकी 10 की घात 3 से 10 की घात 6 गुना वेग को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब तीसरा लेते हैं अपन। तीसरे के अंदर इसमें बताया गया है कि जैसे उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक की प्रकृति एक विशिष्ट प्रकृति होती है, वैसे ही एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम की प्रकृति भी विशिष्ट होती है। तो तीसरा लेते हैं हम विशिष्ट प्रकृति। क्या कहते हैं इसे? विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है
कि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम उपयोग में आएगा या एक ही एंजाइम प्रयुक्त होता है। मतलब ये होगा कि एक ही एंजाइम प्रयुक्त होने का मतलब होता है कि ये एंजाइम के अंदर एक विशेष प्रकृति पाई जाती है कि जब आप एक जैव रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि जो एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, अगर वह एंजाइम उस अभिक्रिया के लिए अनुकूल है या प्रयुक्त होता है तब तो उत्पाद बनना है वही बनेगा। लेकिन अगर आपने अभिक्रिया ली और उसमें अपनी मर्जी से कोई दूसरा एंजाइम बता दिया कि भाई एंजाइम ये था, अब इसकी जगह कोई दूसरा एंजाइम इसमें उपयोग में ले, तो जब आप एंजाइम परिवर्तित कर दोगे तो वह एंजाइम क्या करेगा कि जो उत्पाद हमें प्राप्त करना है उस उत्पाद के स्थान पर कोई दूसरा अन्य उत्पाद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। और याद रखिएगा उत्प्रेरक में भी यही होता है। एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन अगर आपने उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक चेंज कर दिया तो उत्पाद जो बनना चाहिए वह ना बन के उसके स्थान पर अन्य उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रकृति का मतलब यही हुआ कि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक ही एंजाइम प्रयुक्त हो सकता है। अगर आपने इसमें दूसरा एंजाइम काम में ले लिया तो क्या होगा कि वह एंजाइम उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण तो करेगा, लेकिन जो बनना चाहिए उसके स्थान पर दूसरा बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जैसे मान लो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को अगर अपन एमिनो अम्ल में बदलते हैं, किसके, एमिनो अम्ल के अंदर, ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए, अब वास्तव में क्या होता है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वहां इसके एमिनो अम्ल के बहुलक जो होते हैं वही क्या होते हैं, प्रोटीन के अणुओं के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन अगर प्रोटीन को इसमें बदलना है, एमिनो अम्ल के अंदर अगर परिवर्तित करना है, तो उसके लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वह पेप्सिन एंजाइम काम में लिया जाता है। अब आपने उसमें पेप्सिन के स्थान पर कोई दूसरा ले लिया तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल न बनकर कोई दूसरा उत्पाद बन जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना कि एंजाइम जो होते हैं उसकी विशिष्ट प्रकृति इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। चौथा आता है जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, मतलब आप कह सकते हो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म बता सकते हैं आप, वह है देखो अनुकूलन ताप एवं पीएच मान। अनुकूलन ताप एवं पीएच मान, ठीक है। देखो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जब बात की जाती है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पेड़ पौधे, है ना, जीव जंतुओं के अंदर संपन्न होती है। तो हमारे शरीर के अंदर का तापमान अगर अपन देखते हैं कितना होता है, सामान्य तापमान 37 डिग्री, है ना। अब हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है और एक सामान्य तापमान हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो एंजाइम की सक्रियता जो होती है, किसकी, एंजाइम की सक्रियता की जब बात की जाती है कि एकदम ज्यादा सक्रियता कब होगी, तो एंजाइम की सक्रियता जो होती है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सबसे ज्यादा रहती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अब 25 होता है सामान्य तापमान, 37 डिग्री हमारे शरीर के अंदर का तापमान है। तो हमारे शरीर के अंदर के तापमान में अगर परिवर्तन आ गया तो एंजाइम क्या, हर क्रियाएं परिवर्तित होती है, बदलती रहती है। उसी तरीके से यहां पर बताना है कि ये 25 से 27 पर सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं और इसका प्रभाव भी बहुत अनुकूलन
रहता है। ठीक है, अब बात आती है पीएच की। तो पीएच अगर अपन देखते हैं तो इसमें ध्यान रखना है 7 से 7.4 तक ये एंजाइम सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर की जो पीएच मानी जाती है वो 7 से 7.4 तक हो सकती है ना। तो इतने पीएच के ऊपर एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, यानी बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, है ना। तो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई एंजाइम पूछा जाए सवाल कि अनुकूल ताप, कितने तापमान पर एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आपको बताना है 25 से 37 डिग्री पर। और पीएच कितनी रहती है, तो 7 से 7.4 तक इसकी पीएच रह सकती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम पांचवा पॉइंट लेते हैं इसका। पांचवा इसके अंदर दिया गया है कोलाइड प्रकृति। एंजाइम जो होते हैं इनकी कोलाइड, विशिष्ट कोलाइड प्रकृति होती है। कोलाइड हम इस एंजाइम की, ये जो टॉपिक है अपना उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के जस्ट बाद हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, है ना। तो अब इसमें जैसे पांचवा दिया गया है कि एंजाइम की कोलाइड प्रकृति, एंजाइम की कोलाइड प्रकृति। कोलाइड प्रकृति का मतलब ये है कि ये इनकी जो प्रकृति है ये क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। कोलाइड का मतलब होता है, जैसे अपन एक जर्नली दे ना, तो विसमांगी मिश्रण, आपने पढ़ा है विसमांगी मिश्रण मतलब 2 या 3 पदार्थों का मिश्रण है जो परस्पर एक दूसरे के अंदर विलय नहीं होता है, तो वह कोलाइड के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब कोलाइड के रूप में है। और जब आप एंजाइम के अंदर, किसी भी एंजाइम में कोई विद्युत अपघटनीय पदार्थ मिलाते हैं, विद्युत अपघटनीय पदार्थ का मतलब समझते हो ना कि भाई पदार्थ को जल में घोलने पर वह आयनों में विभक्त हो जाता है। तो उसी तरीके से जैसे ही आपने एंजाइम के अंदर ये विद्युत अपघटनीय पदार्थ इसके अंदर मिलाया, तो मिलाते ही एंजाइम क्या करते हैं, इस पदार्थ का स्कंदन कर देते हैं। क्या करते हैं, स्कंदन। स्कंदन का मतलब ये होता है कि इस विद्युत अपघटनीय, अब आप जो मिला रहे हो वो द्रव अवस्था के अंदर है, जैसे इसमें मिलाया तो ये एंजाइम इसमें से लिक्विड स्टेट जो होती है उसको क्या कर देगा, अवशोषित कर लेगा। और पीछे पदार्थ क्या रहता है, ठोस, अर्ध ठोस अवस्था के अंदर, जैसे रबड़ कैसे होता है उस टाइप से ये स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम की एक पांचवी प्रकृति बताई गई है कोलाइड प्रकृति के बारे में। ठीक है, और छठा पॉइंट आता है इसके अंदर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अभी तक हमने लिया कि एंजाइम की सामान्य गुणधर्म क्या होता है, लेकिन अगर एंजाइम के अंदर कुछ ऐसे आयन मिलाए जाएं, कुछ ऐसे आयन मिलाए जाएं, तो आयन मिलाएंगे ना, तो आयन मिलाने पर क्या होता है कि एंजाइम की सक्रियता पहले से बढ़ जाती है। एंजाइम जो होते हैं एंजाइम सक्रिय के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, देखो आप छठे में हम लेते हैं कि एंजाइम सक्रिय, सक्रियक। एंजाइम सक्रियक का मतलब है कि एंजाइम में कुछ धातु आयन, कुछ धातु आयन, जैसे शुरुआत सोडियम से करो, सरल से सरल पहले ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, है ना, ये आयन है। या आयरन ले लो, आयरन 2+, आयरन 3+, और कॉपर ले लेते हैं, कॉपर 2+। ये आयन जब एंजाइम के अंदर मिलाए जाए, ठीक है ना, मिलाने पर ये क्या करते हैं, एंजाइम के साथ में बंध बना देते हैं, दुर्बल, क्या करते हैं, दुर्बल बंध बनाते हैं। और दुर्बल बंध बनाकर एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सक्रियता को बढ़ाना। ठीक है, अब आप देखो इसको कैसे पढ़ोगे। देखो एंजाइम में कुछ धातु आयन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये जितने भी है, ये आयन क्या करते हैं, एंजाइम के साथ में दुर्बल बंध बना देंगे और दुर्बल बंध बनाकर इसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं, यानी इसकी क्रियाशीलता जो होती है उसको बहुत ही तेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम एंजाइम सक्रिय के नाम से
जानेंगे। और इसका अपोजिट होता है जिसे नाम दिया गया है एंजाइम विष। क्या नाम दिया गया है? एंजाइम विष। इसको आप एंजाइम वर्धक भी बोल सकते हो या सक्रियक भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंजाइम विष। विष का मतलब क्या होगा? जो एंजाइम की सक्रियता को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो एंजाइम की सक्रियता को, एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, इनको क्या नाम दिया गया है? एंजाइम विष के नाम से जाना जाता है। और इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड। ये दो एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि एंजाइम विष, आप एंजाइम विष क्या होते हैं इसके कोई दो उदाहरण दो, या एंजाइम वर्धक या एंजाइम सक्रियक, जो एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो उनको हम इसके हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। तो ये एंजाइम के मुख्य रूप से 6 गुणधर्म हुए। सबसे पहला इसका प्रभाव, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं 10 की घात 6 वेग 10 की घात 6 गुना बढ़ा देते हैं। दूसरा सूक्ष्मतम मात्रा ली हमने, बहुत ही कम। तीसरा विशिष्ट प्रकृति ली, ठीक है। विशिष्ट प्रकृति के बाद अनुकूलन ताप के बारे में बताया, पीएच के बारे में बताया। फिर एंजाइम की कोलाइड प्रकृति क्या होती है, और छठा आता है एंजाइम वर्धक या सक्रियक और एंजाइम विष के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसमें एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है। एंजाइम जो होते हैं उसकी क्रियाविधि को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्रियाविधि आपने जैसे पढ़ा है, अपने ये आए थे ना एमिल फिशर, जो बायो के अंदर बार बार रिपीट होता है नाम फिशर। एमिल फिशर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसे हम ताला कुंजी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो एंजाइम की क्रियाविधि जो होती है, देखो एंजाइम की क्रियाविधि, तो एंजाइम की क्रियाविधि को अलग अलग पदों में हम लेते हैं। तो आपको मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि क्या स्टेप है इसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ये होता है कि एंजाइम जो होते हैं, है ना, एंजाइम ये क्रियाधार भी बोल सकते हो या क्रियाकारक भी बोल सकते हो। क्रियाकारक से जुड़कर ध्यान दीजिएगा, एंजाइम जो होते हैं ये क्रियाधार या क्रियाकारक से जुड़कर एक मध्यवर्ती बनाते हैं। अब इसको अपन थोड़ा अलग तरीके से लेंगे, जुड़कर एक एंजाइम क्रियाधार या क्रियाकारक मध्यवर्ती बनाते हैं। क्या करते हैं? मध्यवर्ती बनाते हैं। तो क्या होता है, वैसे भी अस्थायी होता है, ज्यादा स्थायी नहीं रहता है इसके अंदर। अब कैसे बनता है, तो आप इसको शॉर्ट में अगर तरीका लिखना चाहो, एंजाइम ई है तो ई को ऐसे लिखते हैं, देखो आप। अब इसके 3 पद है मुख्य रूप से, तो यहां से अपन इसको इस तरह से लेते हैं, ये है ई एंजाइम, ठीक है। अब इस एंजाइम की क्रियाधार ध्यान दीजिएगा, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम की पृष्ठ सतह पर ऐसे रिक्त स्थान पाए जाते हैं और इसी के अनुरूप जो क्रियाधार होता है उसके ऊपर भी ऐसे ही बने रहते हैं, ठीक है ना। अब वो संरचनाएं ऐसी होती है कि जैसे एक विशेष ताला जो होता है, ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की कुंजी का उपयोग करते हैं, वैसे इसके अंदर भी यही प्रक्रिया होगी। अब देखो इसको मैं आगे कैसे बताता हूं। तो क्रियाधार ये एंजाइम है और क्रियाधार की जो संरचना होगी वो इस तरह से होगी, यूं। अब आप देखो इसकी संरचना हमें चाबी जैसी दिख रही है ना। अब ये चाबी जैसी संरचना है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे फर्स्ट स्टेप में। ये क्या बनाते हैं? एंजाइम क्रियाधार या क्रियाकारक
मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो अब इस एंजाइम को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको मैं रेड तरीके से ले लेता हूं, यूं, ठीक है, ये रेड लाइन से प्रदर्शित किया है, और दूसरे को अपन क्या करते हैं, ब्लू से बता देते हैं। ये जैसे ब्लू तरीके, ये इस लाइनिंग से बता दिया, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम को हम इसमें प्रदर्शित कैसे करेंगे, अब शॉर्ट में लिखना होना, तो ई प्लस सबस्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये कौन है, क्रियाधार, क्रियाधार। अब आप इन दोनों को जोड़ो, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये भी साथ में लेते हैं अपन, ये ई ये एस, ठीक है। अब देखो आप इसको जोड़ेंगे अपन, ये हमने इसे इस तरह से जोड़ दिया। अब ये क्या बन रहा है, एंजाइम क्रियाधार मध्यवर्ती, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, ये यूं ले लिया बस। अब ये दोनों जुड़े, तो इसको यूं लिखते हैं ई एस, किसके रूप में, ई एस के रूप में। अब आप इसको बताओ, अलग से बिल्कुल बताना पड़ेगा कि ये यहां पर ये स्थिति आती है, ये तो क्या है, क्रियाधार है, इसको अलग, ठीक है। और इसको आप बता दो ब्लू के द्वारा, ये एंजाइम था हमें, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जब ये क्रियाधार इसके साथ जुड़ता है तो उत्पाद का निर्माण करेगा, लेकिन उत्पाद एंजाइम के साथ में भी जुड़ा हुआ है सेकंड स्टेप के अंदर। तो सेकंड स्टेप हम ये लिखते हैं, सेकंड स्टेप में कि एंजाइम क्रियाधार या क्रियाकारक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, और जो बनेगा उसको यूं लिखेंगे एंजाइम उत्पाद, क्या लिखेंगे, एंजाइम उत्पाद, यानी दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये किस में बदल जाएगा, ई पी के अंदर बदल जाता है। अब कैसे बदलता है, तो वो आप पहले वही लेंगे, ठीक है ना। देखो ये लिया, ये हमारे पास क्या है, ई एस, एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये ई एस जो होता है, अब इसके साथ में हम इसको इस तरह से लेते हैं, देखो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उत्पाद कैसे बन रहा है हमें तो यही बताना है मुख्य रूप से, ठीक है। अब ये क्या था, ब्लू, और ये है अपने पास रेड, अब इसमें उत्पाद जो बनता है, उत्पाद को अपन इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, देखो आप कि ये जो है ना, अपने यहां से ये बात अलग हो जाएगा, इसमें बाद में आगे, ये है ना, अब ये प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, ये एक भाग ये दूसरा भाग, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, ईपी, या इसको लिख देता हूं एंजाइम उत्पाद, एंजाइम उत्पाद, या जिसको किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, ईपी। यानी सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ईएस परिवर्तित हुआ ईपी में, अभी एंजाइम इसके साथ जुड़ा हुआ है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा,
कि ये एंजाइम ये जो उत्पाद है इससे अलग हो जाएगा और आप इसको वापस यूज ले सकते हैं, यानी यही एंजाइम आगे वापस दूसरी मतलब इसी अभिक्रिया के अंदर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, यहां से हम तीसरा स्टेप लेते हैं। तो तीसरे स्टेप में आपको यही बताना है कि उत्पाद और एंजाइम, तीसरे स्टेप में क्या बताओगे, एंजाइम उत्पाद में से एंजाइम और उत्पाद दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको अलग कर दो। आगे ये जो होगा इसको अपन अलग कैसे करते हैं, तो देखो आप ये बना हुआ है अपने पास, ठीक है। अब यहां से तो था प्रोडक्ट, ये अब आप इसको अलग करोगे तो ये क्या था हमारे पास, ईपी यानी एंजाइम और उत्पाद। अब आप इसको अलग करोगे ना तो ये इस तरह से बताएंगे हम। देखो अब आप इसको चेंज करोगे तो चेंज करते ही हम इसमें क्या बताएंगे, ये हमारा इसमें से एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये क्या है, एंजाइम, ठीक है, और प्लस साथ में क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहे हैं। तो उत्पाद को अपन अलग करेंगे तो उत्पाद देखो कैसी आकृति है, यूं एक तो है ये आकृति, ठीक है, ये एक और प्लस दूसरा हम बताएंगे ये उत्पाद इसमें क्या हो गए, अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंजाइम की क्रियाविधि में पहले स्टेप में एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़ते हैं, मध्यवर्ती बनाते हैं। फिर दूसरे स्टेप में ये अंदर क्रिया होती है और उत्पाद और एंजाइम बनते हैं, और तीसरे स्टेप पे दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये आज हमने इसमें कंप्लीट किया एंजाइम के बारे में, एंजाइम की क्रियाविधि। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं इसके अंदर, वो है वर्णात्मक आकार की वर्णात्मक उत्प्रेरक, जिसके बारे में आपने पढ़ा है जियोलाइट के बारे में। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे वाला जो अपना पॉइंट है वह है आकार की वर्णात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना, देखो हमने 11th क्लास के अंदर ये पढ़ा था, आपको याद हो तो जल वाला जो टॉपिक था, जल वाला पार्ट याद है ना, ये हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था जल जो होता है, कठोर जल को मृदु करने के लिए एक नाम आया था परम्यूटेट विधि। तो उसी के आधार पर इसमें हम लेते हैं, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है जियोलाइट। जियोलाइट के नाम से जाना जाता है, या इसको बोलते हैं अपन आकार की वर्णात्मक उत्प्रेरण या उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम हम लेते हैं जियोलाइट। क्या नाम लेते हैं, जियोलाइट। ठीक है ना, होता क्या है, देखो ये ना एक अपन मान सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस संरचना की जैसी इसकी संरचना होती है, और इसको जो नाम दिया गया है वो आकार की वर्णात्मक। आकारिकी का मतलब ये होता है कि इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना में कहीं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी ये कि सूक्ष्म छिद्रित आकार की ये वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है। अब इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा में हम ये भी बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है ना, जिनमें उत्प्रेरक जो होता है उसकी सरंध्र संरचना, उत्प्रेरक की सरंध्र संरचना, और जो अभिकारक और उत्पाद बनते हैं, है ना, उन अभिकारक और उत्पाद के आकार के ऊपर वह अभिक्रियाएं अगर निर्भर करती है,
तो हम उसे आकारिकी वर्णात्मक उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। देखो क्या कहता है ये, वापस सुन लो इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की, ध्यान से देखिएगा, उत्प्रेरक की सरंध्र संरचना, सरंध्र मतलब छिद्रित संरचना, सरंध्र संरचना और अभिकारक यानी जो क्रियाकारक है, अभिकारक तथा उत्पाद के आकार पर निर्भर करती है, आकार पर निर्भर करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आकारिकी वर्णात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है, आकारिकी वर्णात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो दिया गया है वो कौन सा है, जियोलाइट, ठीक है ना। और जो जियोलाइट होते हैं, जियोलाइट मुख्य रूप से जो होते हैं ना, वो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट आयन के रूप में ये पाए जाते हैं। और जियोलाइट का, जैसे एक सामान्य जियोलाइट के बारे में हम यही लेते हैं कि इसका सूत्र अगर अपन लिखते हैं तो देखो इसको हम बताएंगे MnAlO2 का होल x, ध्यान से सुनिएगा, AlO2 का होल x, SiO2 का होल y, ये पूरा बंद होगा, ठीक है। और आगे पॉइंट में आ जाएगा ZH2O। देखो सुनो, M, यहां पर M है एकल संयोजी धातु, एकल संयोजी। आप एकल संयोजी में कौन से आते हैं, Na+ और ये क्या आ गया, K+। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। अब N, X, Y और Z, ये होती है इसमें अणुओं की संख्या, किसकी, अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो देखो आप, सबसे पहले तो आपको विशेष तौर पे ये परिभाषा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये होते क्या है, सूक्ष्म रंध्री होते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, वास्तव में ये चीज क्या होती है। अगर हम जियोलाइट को कहते हैं सरंध्र उत्प्रेरक, तो सरंध्र उत्प्रेरक का मतलब यूं होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे एक टुकड़ा है जियोलाइट का, तो जियोलाइट के अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं, ये है ना, ये इस तरह से। अब ये जो छिद्र है, जब आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या है, उत्प्रेरक की सतह है, किसकी है, उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह को बताया गया है, ठीक है। अब इसमें ये सूक्ष्म छिद्रित संरचनाएं होती है। मैं इसका है ना एक अपन इसमें जियोलाइट लेते हैं जिसका उदाहरण आप पढ़ोगे ZSM5, ये एग्जाम्पल है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि एक ऐसे जियोलाइट का उदाहरण बताओ जिसका उपयोग, जो अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं उसको पेट्रोलियम, ये जो है ना गैसोलीन, इसके अंदर परिवर्तित करने में काम में लिया जाता है, तो वो ZSM है, ठीक है ना। अब देखो आप, होता क्या है कि ये जो छिद्रित है, अब इसको आकार की वर्णात्मक क्यों कहते हैं। जब आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराओगे तो उस अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाकारक, देखो क्या कह रहा है ये परिभाषा में, अभिकारक उत्पाद के आकार पर निर्भरता, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आप ये जियोलाइट ले रहे हो, ये क्या है, जियोलाइट है, इस जियोलाइट की पृष्ठ संरचना के ऊपर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, अगर क्रियाकारक या उत्पाद की जब बात की जाती है तो वही अणु इसके ऊपर क्रिया कर सकते हैं जिनका आकार इन रंध्रों के आकार के समान होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखेंगे कि वही अणु क्रिया करेंगे या करते हैं जिनका आकार क्या हो, जियोलाइट के, ये जो है ना उत्प्रेरक, तो सरंध्र जियोलाइट के, ये जियोलाइट को जेड से दर्शा दिया, जियोलाइट के सरंध्रों के समान होता है, सरंध्रों के क्या हो,
समान हो, अणुओं का आकार जो होता है वह इसके समान हो। मतलब अगर इसमें आकार छोटा होगा तो देखो ये कण है, आकार छोटा हुआ तो जैसे मान लो ये कण इसके अंदर गए यूं, तो कण बाहर आ जाएंगे, है ना। और अगर आकार बड़ा हुआ तो बड़ा आकार होगा तो ये इसके अंदर जाएगा भी नहीं। देखो बड़े आकार के कण जैसे इसमें गए तो इसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें ऐसे ही कण भाग ले सकते हैं या ऐसे ही क्रियाकारक के अणु भाग ले सकते हैं जिनका आकार जियोलाइट के अंदर जो सरंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके आकार के क्या हो, समान होता है। इसी कारण इसका नाम आकारिकी वर्णात्मक उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें जब बताओगे तो देखो इसको यूं प्रदर्शित करेंगे, ये जो छिद्र है ये, है ना। अब ये जो छिद्र बनाए हुए थे ये तो चलो अब वापस ले लेते हैं, है ना। अब इसके अंदर आप जब कोई भी जियोलाइट के अंदर जब कोई क्रिया कराओगे तो क्रिया कराने पर इसमें जैसे आएगा ना तो ये यूं आ जाएगा, ये इसके ऊपर ये पूर्ण रूप से इसके अंदर क्या हो जाएंगे, समायोजित हो जाते हैं। यानी ना तो इसमें बाहर निकल सकते हैं और न इसके अंदर फंसेंगे, है ना। तो ये इस तरह से ये यूं होता है, इसको कहा जाता है आकारिकी, क्या कहते हैं, जियोलाइट या वर्णात्मक के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जियोलाइट का आकारिकी मतलब यही होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की सरंध्र संरचना और अभिकारक तथा उत्पाद के आकार पर निर्भर करती है, इनको ये कहते हैं। और जियोलाइट क्या है, एक सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट संरचनाएं होती है, ठीक है ना, जिसमें कुछ स्थान पर एल्यूमिनियम जो होती है, एल्यूमिनियम सिलिका को या सिलिका एल्यूमिनियम को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। और इसका सबसे अच्छे उदाहरण आपको ध्यान में रखने, पहला एग्जांपल, अब देखो इसके एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल में सबसे पहला आता है ZSM5, जिसका नाम है जियोलाइट स्कूनी मोबिल, ठीक है ना, 5। इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग क्या होता है, तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को, ये अल्कोहल को पेट्रोलियम पदार्थ इसमें गैसोलीन में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए, गैसोलीन में। ये ध्यान रखिएगा, गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए इस ZSM5 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण आपने पढ़ा है, वो अपन ने लिया था परम्यूटेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपना, इसके अंदर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये हमारा उत्प्रेरण टॉपिक जो है ना वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लेंगे कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।